Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to start with chapter number 1 of class 11th Geography, and the chapter's name is Geography as a Discipline. So first of all, if you are new to the channel, then please subscribe to it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So let's start with our today's chapter, Geography as a Discipline. तो इस पूरे चैप्टर में हम जियोग्राफी के बारे में जानने वाले हैं कि जियोग्राफी क्या है, क्या इसका मतलब है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, क्या इसकी ब्रांचेस हैं एंड जियोग्राफी पढ़ना हमारे लिए जरूरी क्यों है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में देखेंगे। सो यू हैव स्टडीड जियोग्राफी एज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ योर सोशल साइंस कोर्स अप टू द सेकेंडरी स्टेज। तो अभी तक आपने क्लास 10 तक जियोग्राफी को सोशल साइंस के एक कंपोनेंट की तरह पढ़ा था। जब आप सोशल स्टडीज या सोशल साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ते थे, उसमें आपके 3-4 सब्जेक्ट रहते थे, आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स। ये 4 जो सब्जेक्ट थे वो आपके सोशल साइंस में थे। तो सोशल साइंस के पार्ट की तरह हमने अभी तक ज्योग्राफी को पढ़ा था। तो जो भी आपने ज्योग्राफी अभी तक पढ़ी है, उससे आपको ज्योग्राफिकल नेचर के काफी सारे फिनोमेना के बारे में पता चला होगा, क्या क्या चीजें हैं, मतलब ज्योग्राफी के बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारे जो फिनोमेना है उनके बारे में अभी तक आपको पता चल गया होगा कि दुनिया में कैसे कैसे अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, बट अब क्लास 11 से जो आप ज्योग्राफी पढ़ोगे, अब आप ज्योग्राफी को एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट की तरह पढ़ोगे। इसमें आप जानोगे कि जो फिजिकल एनवायरनमेंट है धरती का वो कैसा है, धरती पे क्या क्या ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं एंड ह्यूमन एक्टिविटीज एंड फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहला तो हम ये देखेंगे कि धरती पे क्या क्या चीजें हैं। भाई, पहाड़ है, नदियां हैं, आइलैंड्स हैं, डेजर्ट है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि ह्यूमन एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं। ह्यूमन कहीं पे खेती कर रहे हैं, कहीं पे माइनिंग कर रहे हैं, कहीं पे बिजनेस खोला हुआ है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे और हम इन दोनों चीजों को जोड़ने की कोशिश करेंगे कि जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो ह्यूमन एक्टिविटीज से कैसे जुड़ा हुआ है। तो अब इस स्टेज पे आप एक सवाल पूछ सकते हो कि आखिर हमें ज्योग्राफी पढ़नी क्यों है। सो हम जो है इस धरती के सरफेस पे रहते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि हम लोग धरती के सरफेस पे यहाँ पे रह रहे हैं। Our lives are affected by our surroundings in many ways, और हमारी जो जिंदगियां हैं वो हमारे आसपास के माहौल से बहुत ज्यादा अफेक्ट होती हैं। We depend on the resources to sustain ourselves in the surrounding areas. हम हमारे आसपास में जो रिसोर्सेज मिलते हैं उन पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं अपनी लाइफ को जीने के लिए, सस्टेन करने के लिए, जिंदा रहने के लिए हम क्या करते हैं, अपने आसपास के जो रिसोर्सेज हैं उन पे डिपेंड करते हैं। प्रिमिटिव सोसाइटीज सबसिस्टेड ऑन नेचुरल मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस, दैट इज एडिबल प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो प्रिमिटिव सोसाइटीज थी, मतलब जो शुरुआती दौर में इंसान थे, जो पहले इंसानों की सोसाइटीज बनी आज से हजारों साल पहले, वो नेचुरल मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस पे डिपेंड करते थे। सबसिस्टेंस मतलब क्या करना, अपने जीवन को सही से जीना, ऐसा काम जो कि आप बस जीने के लिए कर रहे हो, कि आप बस जिंदा रहो, तो वो क्या हो गया, उसका मतलब सबसिस्टेंस, कि आप गुजारा कर रहे हो। तो पहले की जो सोसाइटीज थी वो नेचुरल मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस पे डिपेंड करती थी, मतलब कि वो प्लांट्स, एनिमल्स को यूज करती थी खाने के लिए। एडिबल प्लांट्स एंड एनिमल्स को वो यूज करके अपना पेट भरते थे। With the passage of time, we developed technologies and started producing our food using natural resources such as land, soil and water. But जैसे जैसे ह्यूमन जो है वो डेवलप किया, हमने काफी सारी टेक्नोलॉजीज डेवलप की एंड हमने अब अपना फूड जो है नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके बनाना शुरू किया। पहले जो प्रिमिटिव सोसाइटीज थी वो क्या करती थी कि कहीं पे पेड़ उगा है, उस पेड़ पे फल लगे हुए हैं तो वो फल तोड़ के खा लिया। कहीं पे घास फूस है, वो लग रहा है कि एडिबल है, वो खाई जा सकती है, तो उसको तोड़ के यूज कर लिया। कोई एनिमल दिख रहा है, उनको लग रहा है कि इस एनिमल को हम खा सकते हैं, तो उसे मार के खा लिया। पहले की सोसाइटीज ऐसे करती थी। बट अब जो ह्यूमन सोसाइटी है वो क्या कर रही है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं, हम अलग अलग नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके फूड बना रहे हैं। पहले जहां पे पेड़ पे लगा था अपने आप वो फ्रूट तोड़ के खाया, बट अब हम क्या कर रहे हैं, अब खेती कर रहे हैं, अब जमीन का इस्तेमाल करके, सॉइल का इस्तेमाल करके हम क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं और अपने हिसाब से जो हमें उगाना है, फ्रूट, वेजिटेबल, ग्रेन्स, जो भी हमें उगाना है हम वो उगाते हैं। वी एडजस्टेड आवर फूड हैबिट्स एंड क्लोथिंग अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग वेदर कंडीशंस, और हम मौसम के हिसाब से, जो मौसम चल रहा है उसके हिसाब से अपने फूड एंड क्लोथिंग को
चेंज कर लेते हैं। जैसे अगर सर्दियां हैं तो हम गरम गरम चीजें खाना शुरू कर देते हैं, हम मोटे कपड़े पहनने लग जाते हैं, गर्म कपड़े पहनने लग जाते हैं। और जैसे ही गर्मी आती है तो हम हल्के कपड़े पहनते हैं, हम ठंडा ठंडा खाना खाते हैं। तो उसका मतलब क्या है, वेदर जो चेंज हो रहा है। अगर बारिश होती है तो हम चाय पीने लगते हैं, हम कहते हैं वही चाय पकौड़े खाएंगे। तो ये क्या है, हम अपनी लाइफ को, अपने हैबिट्स को वेदर के हिसाब से चेंज करते हैं। There are variations in natural resources, technological development, adaptation with and modification of physical environment, social organizations and cultural development. अब देखो, जैसे जैसे मौसम चेंज होता है वैसे वैसे हम अपने हैबिट्स को चेंज करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि पूरी धरती पे एक जैसा मौसम होगा, ऐसा नहीं होता। अगर आज यहाँ सर्दी है तो धरती का कोई ऐसा कोना भी है जहाँ पे गर्मी हो रही है इस टाइम पे, जहाँ पे समर चल रही है। अगर कहीं पे बारिश हो रही है तो धरती का एक और ऐसा कोना है जहाँ पे एकदम सूखा पड़ा हुआ है। तो मतलब कि हमारी जो अर्थ है वहां पे क्या है, बहुत ज्यादा वेरिएशन है नेचुरल रिसोर्स बेस में। हमारे धरती पे जो नेचुरल रिसोर्स है, पेड़ पौधे, मिनरल्स, ठीक है, वाटर रिसोर्सेज, ये सारी चीजें जो हैं वो अलग अलग हैं। कहीं पे आपको अलग तरीके के मिनरल्स देखने मिलेंगे, दूसरी जगह पे आपको अलग तरीके के मिनरल्स देखने मिलेंगे। कहीं पे आपको बहुत ज्यादा पानी मिल रहा है, कहीं पे आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब कि क्या है, धरती पे जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो बहुत ज्यादा वेरी करते हैं, चेंज करते हैं। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है वो भी बहुत ज्यादा हुई है एंड ये भी वेरी करती है। इंडिया में जो टेक्नोलॉजीज है वो यूएसए में नहीं है, या यूएसए के पास जो बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है वो अभी इंडिया उस तक नहीं पहुंच पाया है। दुनिया का कोई और ऐसा कोना है जहां पे इंडिया जितनी टेक्नोलॉजी भी नहीं है। तो जो धरती है उसमें हमें अलग अलग नेचुरल रिसोर्स के बेस देखने मिलेंगे, अलग अलग टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट देखने मिलेगी एंड अडेप्टेशन विद एंड मॉडिफिकेशन ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट हमें देखने मिलेगा। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, अपने फिजिकल एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर रहे हैं। अडेप्ट मतलब उसके साथ अपने आप को बदल रहे हैं एंड फिजिकल एनवायरनमेंट को भी बदल रहे हैं। जब बारिश होती है या जब सर्दी पड़ती है और हम गर्म कपड़े पहन लेते हैं, इसका मतलब हम मौसम के हिसाब से खुद को अडेप्ट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो टेम्परेचर है धरती का वो बढ़ता जा रहा है। तो हमारा शरीर भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके इस बढ़ती हुई गर्मी को अडेप्ट कर रहा है, अपने आप को बदल रहा है इस बदलते हुए मौसम के साथ। दूसरा, हम फिजिकल एनवायरनमेंट में मॉडिफिकेशन करते हैं। अपने चारों तरफ जब हम देखते हैं, हमें ये दिखाई देता है कि हमने चारों तरफ धरती में चेंजेस किए हुए हैं। कल किसी पर्टिकुलर जगह पे जंगल थे, आज हमने उसको काट के वहां पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी कर दी हैं। तो हम अपने फिजिकल एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर रहे हैं एंड उसमें मॉडिफिकेशंस भी कर रहे हैं। और ये जो मॉडिफिकेशन एंड अडेप्टेशन है, इसमें भी वेरिएशंस हैं। इसमें भी धरती में अलग अलग जो रहने वाले लोग हैं वो अलग अलग तरीके से एक्ट करेंगे, अलग अलग तरीके से अडेप्ट करेंगे चीजों को, ठीक है। एंड अलग अलग सोशल ऑर्गेनाइजेशंस आपको मतलब दुनिया में देखने मिलेंगी कि कहीं की सोसाइटी अलग है। इंडिया की जो सोसाइटी है, इंडिया में जिस तरीके का सोशल नेटवर्क है वो बहुत अलग है वेस्टर्न नेशन से। कल्चरल डेवलपमेंट बहुत अलग देखने मिलेगी। तो धरती पे जितनी भी चीजें हैं, रिसोर्स बेस्ड, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, अडेप्टेशन विद एंड मॉडिफिकेशन विद द फिजिकल एनवायरनमेंट, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कल्चरल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें आपको वेरी करती हुई दिखाई देंगी। अब एक ज्योग्राफी के स्टूडेंट होने के नाते आपको ये जानना जरूरी है कि पूरी धरती पे कौन कौन से फिनोमेना हो रहे हैं, क्या क्या चीजें हो रही हैं। यू लर्न अबाउट द डाइवर्स लैंड्स एंड पीपल। आप जो है जब ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आप डाइवर्स लैंड्स के बारे में जानोगे, डाइवर्स पीपल के बारे में जानोगे कि जो जमीनें हैं या जो धरती के फीचर्स हैं वो काफी अलग अलग हैं, अलग अलग जगह पे रहने वाले लोग अलग अलग हैं। और आपको ये चीज जानने में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए कि किस तरीके से टाइम के साथ साथ धरती में बदलाव आ रहा है। आज से लाखों साल पहले हिमालयाज नहीं थे, फिर ऐसा क्या हुआ जो ये हिमालयाज आ गए, ये बदलाव आया। पहले तो यही जानना जरूरी है कि बदलाव आया। पहले क्या था, पहले कोई ऐसा भी टाइम था जब इतने बड़े बड़े पहाड़ नहीं थे। तो फिर क्या हुआ, टाइम के साथ धीरे धीरे करके ये जो पहाड़ जो है वो बन गए। सो हमें ये जानना है कि आखिरकार टाइम में क्या चेंजेस आए। आज से 20 साल पहले हमारे चारों तरफ बहुत ज्यादा घने घने जंगल हुआ करते थे, बट आज जब हम देखते हैं तो वो जंगल हमें नहीं दिखते। तो मतलब टाइम के साथ धरती पे बदलाव आया है। जियोग्राफी इक्विप्स यू टू अप्रिशिएट डाइवर्सिटी एंड इन्वेस्टिगेट इनटू द कॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग सच वेरिएशन ओवर टाइम एंड स्पेस। तो ये जो ज्योग्राफी है वो आपको एक हथियार देती है, आपको इतना इक्विप बनाती है कि आप इस डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट कर पाओ कि ये जो डाइवर्सिटी है, मतलब अलग अलग जगह पे जो आपको अलग अलग चीजें दिख रही हैं, आप उनको अप्रिशिएट कर पाओ कि अच्छा ये सारे इतने बदलाव हैं। एंड अप्रिशिएट करने के साथ साथ आप इन्वेस्टिगेट भी करो कि ये क्यों हो रहा है, क्यों ये चेंजेस हैं।
क्यों यहाँ पे पहाड़ है और वहां पे समुद्र है, क्यों इंडिया की जो ज्योग्राफी है वो ऐसी है, क्यों इंडिया में एक जगह आपको डेजर्ट देखने मिलता है, दूसरी तरफ आपको घनी बारिश देखने मिलती है, क्यों इंडिया का जो मॉनसून है, इंडिया का जो क्लाइमेट है उसे मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट कहते हैं, एंड दूसरी जगह का जो क्लाइमेट है, अगर आप जाओगे जो हायर लैटिट्यूड्स हैं वहां पे आपको बहुत ज्यादा एकदम पोलर रीजन जो है वहां पे आपको बहुत ज्यादा ठंडा इलाका देखने मिलेगा। तो क्यों है ऐसा, क्यों पोलर रीजन्स पे बर्फ पड़ रही है, क्यों इंडिया में वैसी बर्फ नहीं पड़ रही, तो रीजन क्या है, मतलब आप डाइवर्सिटी को देखते हो एंड उसके साथ साथ फिर इन्वेस्टिगेट करते हो कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दीज चेंजेस, दीज डिफरेंसेस। जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आपके अंदर ये स्किल भी आएगी कि आप मैप्स को समझ पाओ, ग्लोब को काट के जो मैप्स बनाए गए हैं, ग्लोब को चेंज करके जो मैप बनाए गए हैं वो आप समझ पाओगे कि ये मैप्स कैसे बनाए गए, इनको कैसे समझना है, कैसे देखना है, एंड हैव अ विजुअल सेंस ऑफ द अर्थ सरफेस। और आपको अर्थ सरफेस की एक विजुअल सेंस मिलेगी कि अच्छा अर्थ सरफेस ऐसा दिखता है, ये चेंजेस हैं, ये फीचर्स हैं। अब ये जो मॉडर्न चेंजेस आए हैं, मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स आई हैं, तो उसकी वजह से ज्योग्राफी के फील्ड में भी काफी सारी नई टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई हैं, जैसे कि GIS, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि आपको किसी पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, वहां पे क्या क्या फीचर्स हैं, किस तरीके के रिसोर्सेज हैं, तो वहां के लोकेशन की पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है। कंप्यूटर कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी का मतलब क्या होता है, जो मैप्स बनाते हैं उसको कार्टोग्राफी कहते हैं। अगर कोई पर्सन मैप्स बनाने में स्किल्ड है तो उसको हम कार्टोग्राफर कहेंगे। तो अब जो मैप्स हैं वो कोई पर्सन हाथ से नहीं बनाता, बल्कि जो कार्टोग्राफी है, जो मैप बनाना है, वो कंप्यूटर के थ्रू होता है। इन सभी टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हुआ है, ज्योग्राफी को समझना और ज्यादा आसान हो गया है। एंड जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आप भी इन टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ोगे, इन टेक्नोलॉजीज को समझोगे एंड इनको यूज करके आप अर्थ को और बेहतर तरीके से समझ पाओगे। सो जो हमने पहला क्वेश्चन देखा था कि व्हाई शुड वी स्टडी ज्योग्राफी, तो उसका आंसर क्या हुआ कि देखो हमारे चारों तरफ जो है, हम अपने आसपास जब देखते हैं तो हम एनवायरनमेंट से घिरे हुए हैं, हम धरती पे रहते हैं, धरती पे जितनी भी चीजें हैं उनसे हम इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, तो उनको जानना, उनको समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए हमें ज्योग्राफी पढ़नी है कि अगर हमारे एरिया में बारिश हो रही है तो क्यों हो रही है, ये समझना जरूरी है। तो मतलब कि हमारे आसपास की चीजों से हम बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं और उनको समझना इसलिए जरूरी है ताकि हम अपने आप को चेंज कर पाएं, अडॉप्ट कर पाएं। और कोई ऐसी चीज है जिससे कि हमें खतरा है, अगर एनवायरनमेंट में, अगर अर्थ पे कुछ ऐसा है जिससे कि हम अपने आप को बचा सकते हैं या अपने आप को चेंज कर सकते हैं, अडाप्ट कर सकते हैं, तो वो उसका समझना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगला जो सवाल आता है, व्हाट इज ज्योग्राफी, कि हमें ये तो समझ आ गया कि हमें ज्योग्राफी क्यों पढ़नी है, क्योंकि चारों तरफ हम ज्योग्राफी से घिरे हुए हैं, ज्योग्राफी हम पे अफेक्ट करती है, हम ज्योग्राफी को अफेक्ट करते हैं, हम अर्थ को अफेक्ट करते हैं, तो उसके बारे में समझना हमें जरूरी है। बट क्या है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी है क्या? अब देखो अर्थ जो है वो हमारा घर है, इट इज आवर होम, एंड सिर्फ और सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि और बहुत सारे क्रिएचर्स, चाहे छोटे हों बड़े हों, उन सब का घर है अर्थ। मतलब कीड़े मकोड़े, जानवर, पक्षी, ठीक है, जो मराइन एनिमल्स हैं, उन सब का घर है अर्थ। द अर्थ सरफेस इज नॉट यूनिफॉर्म। हम सब इस अर्थ पे रहते हैं, सस्टेन करते हैं, बट ये जो अर्थ का सरफेस है वो यूनिफॉर्म नहीं है, एक जैसा नहीं है। अलग अलग वेरिएशंस हैं अर्थ के फीचर्स में। मतलब कि जो धरती है वो वहां पे आपको कहीं पे तो प्लेन्स देखने मिलेंगे, कहीं पे पहाड़ देखने मिलेंगे, कहीं पे पानी देखने मिलेगा, कहीं पे डेजर्ट भी देखने मिलेंगे। तो अर्थ का जो फिजिकल फीचर है वो सेम नहीं है, कहीं पे माउंटेन है, हिल्स, वैलीज, प्लेन, प्लेट्यूज, आपको अलग अलग चीजें देखने मिलेंगी। अब जो फिजिकल फीचर्स हैं उनके साथ साथ अर्थ जो है, अर्थ का सोशल एंड कल्चरल फीचर भी अलग अलग है। अगेन जैसे अभी हमने देखा कि सोसाइटीज जो है वो आपको अलग देखने मिलेंगी। इंडिया में जो सोसाइटी है वो अलग तरीके से रह रही है। इवन इंडिया में आपको क्या देखने मिलेगा, कहीं पे गांव है, कहीं पे शहर है, कहीं पे जो लोग हैं वो ट्राइबल्स हैं, कहीं पे जो लोग हैं वो बंजाराज हैं, खैर वो भी एक तरीके से ट्राइब ही है, बट लोगों का रहन सहन अलग देखने मिलेगा, लोगों का जो कल्चर है वो अलग देखने मिलेगा। कहीं पे कुछ कल्चर है, कहीं पे कुछ कल्चर है, लोग भी अलग अलग हैं, है ना। फिजिकल फीचर तो अलग है ही, लोगों का रहन सहन, कल्चर, सोसाइटी वो भी अलग है। कहीं पे आपको विलेज देखने मिलेंगे, कहीं पे रोड्स देखने मिलेंगे, कहीं पे सिटीज देखने मिलेंगी, कहीं पे रेलवेज है, कहीं पे पोर्ट्स, मार्केट्स। इस तरीके से बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि ह्यूमन बींग्स ने क्रिएट किए हैं ओवर द डेवलपमेंट ऑफ देयर पीरियड।
जैसे जैसे ह्यूमंस ने तरक्की की है, डेवलपमेंट की है, ह्यूमंस आगे बढ़े हैं, वैसे वैसे ह्यूमंस ने खुद बहुत सारी चीजें बनाई हैं अर्थ के रिसोर्सेज को यूज करके, एंड उनमें भी हमें चेंजेस देखने मिलते हैं। कहीं पे कच्चे रोड हैं, कहीं पे पक्के रोड हैं, दोनों ही ह्यूमंस ने बनाए हैं, है ना। कहीं पे रेलवेज है, कहीं पे पोर्ट्स हैं, कहीं पे एरोप्लेन्स है, अगेन दोनों ही ह्यूमंस ने बनाए हैं बट डिफरेंट हैं। कहीं पे आपको सिर्फ और सिर्फ रोडवेज देखने मिलता है, बट कहीं कहीं पे आपको एयरवेज और जो वाटरवेज हैं वो सब देखने मिलते हैं। तो इन सारी चीजों में भी हमें डिफरेंस देखने मिलता है। अब ये जो वेरिएशंस हैं, ये जो डिफरेंसेस हैं अर्थ पे, ये हमें क्या बताते हैं? जब हम ये देखते हैं कि कहीं पे तो कच्चे रोड हैं, कहीं पे पक्के रोड हैं, जब हम ये देखते हैं कि कहीं पे एरोप्लेन्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, दूसरी जगह हमें ये देखने मिलता है कहीं पे शिप्स का ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं पे हमें ये देखने मिलता है कि पहाड़ हैं, कहीं पे हमें ये देखने मिलता है कि पठार हैं, कहीं पे लोग गर्म कपड़े पहन रहे हैं, कहीं पे लोग गर्मी जो हल्के कपड़े हैं वो पहन रहे हैं। तो ये जो वेरिएशंस हैं, ये हमें एक क्लू देती हैं, एक आइडिया देती हैं कि कुछ तो ऐसा है जो कि लोगों की लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, कुछ तो धरती के ऊपर ऐसा है जिसकी वजह से लोगों की लाइफ इतनी वेरी कर रही है। तो जब हम इन सारे वेरिएशंस को पढ़ते हैं तो हमें एक अंदाजा लगता है, एक आइडिया मिलता है कि कोई ना कोई रिलेशनशिप है बिटवीन फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट मतलब अर्थ के ऊपर जितनी भी चीजें हैं, पेड़ पौधे और माउंटेन्स, प्लेट्यूज, आइलैंड्स, डेजर्ट, ये सारी चीजें, ये क्या है? फिजिकल फीचर्स है। अर्थ के ऊपर आपको जितनी भी चीजें जो लैंडफॉर्म्स वगैरह हैं जो दिख रहे हैं वो फिजिकल फीचर्स हैं। तो ये जो फिजिकल एनवायरनमेंट है इसमें एंड सोशल एंड कल्चरल जो फीचर्स है, उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है। फिजिकल प्लस सोशल एंड कल्चर के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है, तभी तो इतनी ज्यादा चीजें बदली हैं, इतनी ज्यादा चीजें डिफर करती हैं। Physical environment has provided the stage on which human societies enacted the drama of their creative skills with the tools and techniques which they invented and evolved in the process of their cultural development. तो ये physical environment and humans के बीच में क्या रिलेशन है? तो फिजिकल एनवायरनमेंट एक स्टेज देता है, एक प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड कराता है। तो ये जो पूरी लाइन है ये काफी ज्यादा पोएटिक सी है। इसमें क्या लिखा है कि जो ह्यूमंस ने अपने डेवलपमेंट के दौरान जितने भी टूल्स, टेक्निक्स जो हैं जो बनाई थी, उन सब का इस्तेमाल करते हुए ह्यूमन बीइंग्स जो ड्रामा कर रहे हैं अपनी लाइफ का, जो एक तरीके से अपनी मूवी की तरह जो एक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उस ड्रामा के लिए एक स्टेज कौन प्रोवाइड करा रहा है? ये फिजिकल एनवायरनमेंट। मतलब कि जैसे आपने अपनी पुरानी क्लासेस में शायद पढ़ा होगा कि जो लाइफ है वो एक तरीके से एक ड्रामा है, एक स्टेज है जिसपे कि हम सारे अपने अपने किरदार निभा रहे हैं। तो वही चीज यहाँ पे बोली गई है कि जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो हम सबको एक प्लेटफॉर्म, एक स्टेज प्रोवाइड करा रहा है जिसपे हम सब अपनी अपनी लाइफ का ड्रामा कर रहे हैं। और उस ड्रामा को कैसे कर रहे हैं? हम हमारे टूल्स, टेक्निक्स, उन सबको इस्तेमाल करके उस ड्रामा को हम कर रहे हैं। नाउ यू शुड बी एबल टू अटेम्प्ट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन पोस्ड अर्लियर एज टू व्हाट इज ज्योग्राफी। अब हो सकता है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओ जो कि अभी हमने क्वेश्चन उठाया था कि ज्योग्राफी क्या है। In very simple words, it can be said that geography is the description of the earth. बहुत ही सिंपल शब्दों में ये बोला जा सकता है कि ज्योग्राफी जो है वो अर्थ की डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है? उसकी हम डिटेल्स बताते हैं कि वो क्या है, कैसी है, क्यों है। ठीक है, कि अगर अर्थ को हम देखें तो कहीं पे लैंड है, कहीं पे वाटर है, तो हम अर्थ पे बता सकते हैं कि इतना परसेंटेज लैंड है, इतना परसेंटेज वाटर है, यहाँ पे माउंटेन्स हैं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे वॉल्केनोज हैं, यहाँ पे आइलैंड्स हैं। ठीक है, यहाँ पे ठंडी रहती है, यहाँ पे गर्मी रहती है, यहाँ पे बर्फ जमी है, यहाँ पे हवाएं चलती हैं, यहाँ पे बारिश होती है। ये सारी चीजें क्या है? ये डिस्क्रिप्शन है अर्थ की, कि अर्थ के ऊपर क्या क्या हो रहा है, अर्थ के अंदर क्या क्या है। अर्थ के अंदर हमें देखने मिलता है कि अलग अलग तरीके के लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर हमें देखने मिलता है, वो किस किस चीजों के बने हुए हैं। क्रस्ट में आपको अलग एलिमेंट्स देखने मिलेंगे, मेंटल में अलग देखने मिलेंगे। ठीक है, इनका टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो डिस्क्रिप्शन है अर्थ की। ज्योग्राफी क्या है? अर्थ की डिस्क्रिप्शन है, उसके बारे में बताते हैं। जैसे अगर आपके बारे में कोई पूछे कि आप अपनी डिस्क्रिप्शन दो, तो आप अपनी हाइट के बारे में बताओगे कि मैं इतने हाइट की हूँ, या मेरा ये कलर है, मेरे बाल ऐसे हैं, आंख ऐसे हैं, यहाँ पढ़ता हूँ या यहाँ पढ़ती हूँ, मेरे पेरेंट्स कौन है, आप ये सारी चीजें बताओगे, है ना। तो इसी तरीके से जब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो हम अर्थ के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन है, जब
उसको हम ग्रहण करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं, तो वही क्या है, जियोग्राफी। द टर्म जियोग्राफी वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाय इरेटोस्थनीज, अ ग्रीक स्कॉलर, 276 to 194 BC। तो ये जो टर्म है जियोग्राफी, इसको सबसे पहले यूज किसने किया था, या इसको कॉइन किसने किया, कौन इस टर्म को लाया, तो एक ग्रीक स्कॉलर थे इरेटोस्थनीज। 276 to 194 BC में इन्होंने ये जो वर्ड है उसका इस्तेमाल किया, इन्होंने बुक लिखी थी ज्योग्राफी पे, तो तब उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया था। ये जो जियोग्राफी शब्द है ये ग्रीक लैंग्वेज से आया है, ये ग्रीक रूट के दो शब्द को मिलाकर बना है, जियो जिसका मतलब होता है अर्थ, ग्राफोस जिसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। तो हम यूं कह सकते हैं कि जियोग्राफी जो है वो क्या है, जियो प्लस डिस्क्रिप्शन। इट मींस कि अर्थ की डिस्क्रिप्शन दी जा रही है, तो जियोग्राफी इस तरीके से ये शब्द बना है। अभी देखो हमने पहले क्या बोला था कि अर्थ पे ह्यूमंस जो हैं वो नेचुरल रिसोर्स को यूज करके अपनी लाइफ को सस्टेन करते हैं। एंड हमेशा से ही हमने क्या बोला है कि जो धरती है वो ह्यूमन बींग्स का अबोर्ड है, अबोर्ड मतलब घर है, ठीक है। तो बहुत सारे स्कॉलर्स क्या कहते हैं ज्योग्राफी को, वो कहते हैं कि द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ एज द अबोर्ड ऑफ ह्यूमन बींग्स, कि हम धरती की डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं अर्थ को लोगों का घर बता के। मतलब कि हम ये कह रहे हैं कि धरती जो है वो ह्यूमंस का घर है, एंड इसी नजरिए से जब हम धरती को पूरा डिस्क्राइब करते हैं कि धरती पे लोग कैसे रहते हैं, किस तरीके से वो रिसोर्सेज को यूज करते हैं, ठीक है, किस तरीके के चेंजेस आए हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए क्या चेंजेस आए हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं वो भी हम अर्थ में इंक्लूड करते हैं। तो मतलब हम जो ज्योग्राफी है उसको हम क्या कह सकते हैं, वो डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ है, अर्थ के बारे में पूरी डिटेल है। उसके अलावा क्योंकि ह्यूमंस जो हैं वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है अर्थ के ऊपर, आप दूसरे जितने भी स्पीशीज देखोगे उन सब में आपको क्या नजर आएगा कि ह्यूमंस ऐसे हैं जिन्होंने बाकी सबको दबा के रखा है, ह्यूमंस इस धरती पे राज कर रहे हैं, आप ऐसा कह सकते हो। तो हम ये कहते हैं, हमेशा से ही ये कहा गया है कि धरती जो है वो ह्यूमंस का घर है। हालांकि घर तो बाकी सब क्रिएचर्स का भी है, बट क्योंकि हमने इतना ज्यादा डोमिनेट कर रखा है तो क्या बोला जाता है कि धरती जो है वो ह्यूमंस का घर है। और इसीलिए कुछ जो ज्योग्राफर्स हैं वो क्या कहते हैं, ज्योग्राफी जो है वो डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ एज द अबोर्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि अर्थ का डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं हम क्या कह के कि जो अर्थ है वो ह्यूमन बींग्स का घर है। यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट रियलिटी इज ऑलवेज मल्टीफेसेटेड एंड द अर्थ इज ऑल्सो मल्टी डायमेंशनल। तो अब आपको ये तो पता है कि जो रियलिटी है, मतलब जब हम सच्चाई की बात करते हैं, जो रियल जिंदगी की बात करते हैं, वो मल्टीफेसेटेड है, मतलब उसके कई पहलू हैं। लाइफ जो है वो ग्रे है, वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, उसके काफी सारे फेसेस आपको देखने मिलेंगे, काफी सारे पहलू देखने मिलेंगे। इसी तरीके से अर्थ जो है वो भी मल्टी डायमेंशनल है, अर्थ के भी बहुत सारे पहलू हैं। जब हम अर्थ की डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो अर्थ को हम अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन की बात कर सकते हैं। अर्थ की सॉइल कैसी है, अर्थ पे रहने वाले ह्यूमंस कैसे हैं, उनकी भी डिस्क्रिप्शन हम अलग से दे सकते हैं। अर्थ के अंदर का इंटीरियर कैसा है, अर्थ कैसे बनी है, उसका डिस्क्रिप्शन अलग हो सकता है। अर्थ के ऊपर होने वाले जो चेंजेस हैं, एटमॉस्फेयर, वेदर, ये सारी चीजें क्या हैं, तो ये अर्थ के ऊपर होने वाले अलग अलग एरियाज हैं या अर्थ के अलग अलग डायमेंशंस हैं। That is why many disciplines from natural sciences such as geology, pedology, oceanography, botany, zoology, and meteorology, and a number of sister disciplines in social sciences such as economics, history, sociology, and political science, anthropology, etc. study different aspects of Earth's surface. अब क्योंकि अर्थ जो है वो मल्टी डायमेंशनल है, इसीलिए जो नेचुरल साइंसेस हैं, मतलब जब नेचर से रिलेटेड जो साइंस की बात करते हैं उसमें आपको कई सारे डिसिप्लिन्स देखने मिलेंगे। जियोलॉजी जो है वो अर्थ के बारे में बात करता है, अर्थ के बारे में मतलब कि अर्थ कैसे बनी, क्या उसका फॉर्मेशन है, क्या उसका कंपोजिशन है, जब उस बारे में बात होती है तो उस पूरे स्टडी को हम कहते हैं जियोलॉजी। पेडोलॉजी जो है वो स्पेसिफिकली सॉइल के बारे में रिलेट करता है कि अर्थ पे जो सॉइल है वो कैसे बनी, किस किस तरीके की सॉइल होती हैं, क्या क्या उनके फीचर्स होते हैं, क्या क्या उसके कंपोनेंट होते हैं, किस किस तरीके के पेड़ पौधे किसी पर्टिकुलर सॉइल में पाए जाते हैं। तो जब हम सॉइल की स्टडी करते हैं तो क्या होता है, उसको हम कहते हैं पेडोलॉजी। ओशियनोग्राफी, जब हम ओशन के बारे में स्टडी करते हैं, करंट्स हो गए, ओशन में जो अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनते हैं, ठीक है, ओशन की वजह से किस तरीके से अर्थ का जो वेदर है, एटमॉस्फेयर है, वो चेंज होता है, किसी पर्टिकुलर प्लेस का जो वेदर है वो किस तरीके से ओशन की वजह से अफेक्ट होता है। ये सारी चीजें हमारे
पूरे अर्थ पे ओशन किस तरीके से टेम्परेचर्स एंड वेदर फिनोमिनास को रेगुलेट करता है, उसके बारे में पूरी जो स्टडी है वो क्या है, ओशनोग्राफी। बॉटनी क्या है, जब पेड़ पौधों से रिलेटेड हम स्टडी करते हैं, पेड़ पौधे भी तो अर्थ पे ही हैं, ठीक है। जियोलॉजी, जूलॉजी जो है वो एनिमल्स की स्टडी है कि एनिमल से रिलेटेड जब हम स्टडी करते हैं। मीटियोरोलॉजी जो है वो एटमॉस्फेयर एंड वेदर की स्पेसिफिक स्टडी है। तो ये सारे क्या है, ये नेचुरल साइंसेस का पार्ट है और ये जियोग्राफी से जुड़े हुए हैं। ये अर्थ के ही अलग अलग एस्पेक्ट्स को पढ़ रहे हैं, ये धरती के अलग अलग डायमेंशंस की डिटेल में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो सोशल साइंसेस हैं, सोशल साइंसेस के भी काफी सारे जो सिस्टर डिसिप्लिन्स हैं, हम कह सकते हैं जियोग्राफी के साथ जब हम सोशल साइंस में दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ये सारी जो चीजें हैं वो धरती से जुड़ी हुई हैं। ये धरती के ही सरफेस का एस्पेक्ट है। जैसे कि देखो ऊपर जो हमने नेचुरल साइंस की बात की, जियोलॉजी, पेडोलॉजी, इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होगा कि हाँ ये धरती का ही पार्ट है, धरती के बारे में पढ़ रहे हैं हम। जियोलॉजी कि धरती कैसे बनी, पेडोलॉजी जब हम सॉइल के बारे में पढ़ रहे हैं वो भी धरती का ही पार्ट है। ओशनोग्राफी, धरती पे ही तो समुद्र है, महासागर है, तो ओशंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। बट अगर हम बात करें इन सिस्टर डिसिप्लिन के, इकोनॉमिक्स, ये भी तो धरती का ही पार्ट है। इकोनॉमिक्स क्या है कि किस तरीके से हम अपने स्केर्स रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, हमारे धरती पे जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं हमारे पास, उनको हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं अपनी नीड्स को, अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए। तो यह है इकोनॉमिक्स। हिस्ट्री क्या है, इस धरती पे क्या क्या हुआ, ह्यूमंस कैसे आए, कैसे रहे, ये सब हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। सोशियोलॉजी, धरती पे रहने वाले इंसान किस तरीके से अलग अलग सोसाइटीज में बटे हुए हैं, जो सोसाइटी है वो कैसे काम करती है। तो ये भी तो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है। भले ही ये एक ऐसे एस्पेक्ट के बारे में बात करता है जो कि डायरेक्टली ज्योग्राफी से रिलेटेड नहीं है, बट जुड़ा हुआ है, इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये सोशियोलॉजी मतलब इंसानों से रिलेटेड बात कर रहा है कि इंसान किस तरीके से सोसाइटीज में डेवलप कर रही हैं। अलग अलग सोसाइटीज हमें दिखती हैं, कोई सोसाइटी कैसे वर्क करती है, कोई सोसाइटी अलग तरीके से वर्क करती है। बट आखिरकार जो सोसाइटी है वो कहाँ पे है, जो लोग हैं वो कहाँ पे रह रहे हैं, धरती के ऊपर रह रहे हैं, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस, जो राजनीति है, ये क्या स्टडी करती है कि देश को कैसे चलाया जा रहा है, क्या क्या इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी मतलब ह्यूमंस का जो डेवलपमेंट है उसके बारे में स्टडी, कि किस तरीके से ह्यूमंस इवॉल्व हुए, पहले हम किस तरीके से एप्स वगैरह हुआ करते थे, फिर हमने धीरे धीरे करके चेंजेस आए, होमोसेपियंस बने, ठीक है। तो ये सारे जो इंसानों के डेवलपमेंट से रिलेटेड जो स्टडी है उसे एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ज्योग्राफी है वो भले ही इन सब जो हमने अभी सब्जेक्ट्स पढ़े, जो डिसिप्लिन्स पढ़े, उनसे अलग है सब्जेक्ट मैटर में एंड मैथोलॉजी में, बट ये सारे जो डिसिप्लिन्स है वो आपस में रिलेटेड हैं। मतलब भले ही हम जियोलॉजी एंड पेडोलॉजी में काफी अलग अलग चीजें पढ़ रहे हैं, बट हैं तो वो रिलेटेड, है तो वो ज्योग्राफी से ही रिलेटेड। अगेन भले ही हम एंथ्रोपोलॉजी में ह्यूमंस के जो इवोल्यूशन हुआ है ह्यूमंस का, उसके बारे में पढ़ रहे हैं, भले ही सोसाइटी में, सोशियोलॉजी में हम ह्यूमंस की सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे हैं कि आपस में लोगों का रिलेशन क्या है, क्या सोशल सिस्टम है। बट अल्टीमेटली ये सारी चीजें तो धरती से ही जुड़ी हुई हैं, अलग हैं बट जुड़ी हुई हैं, ठीक है। ये समझना हमारे लिए जरूरी है कि सारे जो डिसिप्लिन्स हैं ये सारे सब्जेक्ट मैटर में वैसे अलग हैं, हाँ इन सबकी स्पेसिफिक फील्ड की जो स्टडी है वो अलग है, बट अल्टीमेटली वो ज्योग्राफी से जुड़े हुए हैं, ज्योग्राफी से कनेक्टेड है, ठीक है। ज्योग्राफी जो है वो दूसरे डिसिप्लिन से बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है। ज्योग्राफी ड्राइव्स इट्स डेटाबेस फ्रॉम ऑल द नेचुरल एंड सोशल साइंसेस एंड अटेम्प्ट्स देयर सिंथेसिस। ज्योग्राफी में क्या होता है कि हम सारी जो नेचुरल साइंसेस हैं उससे डेटा कलेक्ट करते हैं। हमने जो सोशल साइंसेस से सब्जेक्ट्स पढ़े उसमें जो हमने डेटा रिसीव किया, इन सबको हम सिंथेसाइज करते हैं। मतलब कि नेचुरल साइंसेस में हमने जितनी भी चीजें पढ़ी कि अच्छा अर्थ का फॉर्मेशन ऐसा है, अर्थ की सॉइल ऐसी है, ओशंस ऐसे काम करते हैं, पेड़ पौधे ऐसे हैं, जानवर ऐसे हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर ऐसा है। हमने इन सारी चीजों को पढ़ के जो डेटा ड्राइव किया, जो इंफॉर्मेशन ली, प्लस इसी तरीके से सोशल साइंस को पढ़ के हमने जो डेटा रिसीव किया, उन सब को हम क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, उसको हम एक रिलेशनशिप में डालते हैं, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। वही क्या है, ज्योग्राफी है। We have noted that there exist variations over the surface of the earth and its physical as well as cultural environment। तो अभी तक हम इसे कई बार डिस्कस कर चुके हैं, कई बार हम ये चीज रिपीट कर चुके हैं। जो अर्थ है वो सेम नहीं है,
जो अर्थ है वो यूनिफॉर्म नहीं है, बहुत सारे वेरिएशंस हैं अर्थ के सरफेस पे, बहुत सारे फिजिकल फीचर्स में चेंजेस हैं अर्थ के ऊपर। जो फिजिकल फीचर्स हैं, जो अर्थ की बनावट है, उसके ऊपर जो फॉर्मेशंस आपको देखने मिलेंगे वो सेम नहीं है। कल्चरल एनवायरनमेंट भी अलग अलग है। अ नंबर ऑफ फिनोमेना आर सिमिलर एंड मेनी आर डिसिमिलर। मतलब कि अर्थ पे होने वाले बहुत सारे ऐसे फिनोमेना हैं जो कि सेम है, बट बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि डिसिमिलर हैं, मतलब अलग अलग हैं। इट वॉज देयरफॉर लॉजिकल टू परसीव ज्योग्राफी एज द स्टडी ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन। इसीलिए हम ये कह सकते हैं, या ये कहना सही रहेगा कि ज्योग्राफी जो है वो स्टडी ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन है, कि एरिया वाइज जो डिफरेंसेस हैं जब हम उनकी स्टडी करते हैं तो हम उसको ज्योग्राफी कह सकते हैं, कि इस पर्टिकुलर एरिया पे किस तरीके के फिजिकल फीचर्स हैं, इस एरिया पे किस तरीके का कल्चर है, प्लस दूसरे एरिया पे किस तरीके के फिजिकल फीचर हैं, वहां का कल्चर एंड सोसाइटी कैसी है। तो ये जब हम अलग अलग एरियाज पे पढ़ते हैं, एरियल मतलब यहाँ पे मतलब क्या है, एरिया वाइज जो डिफरेंशिएशंस हैं उसकी जब हम स्टडी करते हैं कि भाई कहाँ पे क्या है, इस एरिया में क्या क्या फिजिकल फीचर्स हैं, इस एरिया में क्या क्या फिजिकल फीचर्स हैं, जब हम ये स्टडी करते हैं तो उसको हम ज्योग्राफी कह सकते हैं। दस ज्योग्राफी वाज परसीव्ड टू स्टडी ऑल दोज फिनोमेना विच वेरी ओवर स्पेस। तो हम ये कह सकते हैं कि ज्योग्राफी जो है उसको हम एक ऐसे सब्जेक्ट के तौर पे देखते हैं जिसमें कि अर्थ के अलग अलग जगहों पे होने वाले जो फिनोमिना हैं उनको जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम ज्योग्राफी कहते हैं। Geographers do not study only the variations in the phenomena over the Earth's surface, but also study associations with the other factors which cause these variations. अब जो geographers हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन variations को ही नहीं पढ़ते, मतलब वो ये तो देखते ही हैं कि अच्छा इस एरिया के अलग फीचर्स हैं, इस एरिया के अलग फीचर्स हैं, बट इसके साथ साथ वो इन वेरिएशंस के होने वाले, इन वेरिएशंस के पीछे जो कारण है उनके तरफ भी ध्यान देते हैं। ज्योग्राफर्स ये भी देखते हैं कि ये जो अलग अलग फीचर्स, अलग अलग फिनोमेना हमें देखने मिल रहे हैं, ये क्यों है, क्यों यहाँ पे पहाड़े हैं और यहाँ पे समुद्र है, क्यों यहाँ पे रेत है और यहाँ पे बारिश है। तो ये जो फिनोमेना है वो अलग अलग जगह हैं, ये तो ठीक है, हमने देख लिया देयर आर स्पेशल वेरिएशंस, स्पेस के हिसाब से अलग अलग एरिया के हिसाब से वेरिएशंस है, बट उनके पीछे रीजन क्या है ये भी ज्योग्राफर्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल क्रॉपिंग पैटर्न्स डिफर फ्रॉम रीजन टू रीजन, बट दिस वेरिएशन इन क्रॉपिंग पैटर्न एज अ फिनोमेना इज रिलेटेड टू वेरिएशंस इन सॉइल, climates, demands in the market, capacity of the farmer to invest and technological inputs available to him or her। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है कि क्रॉपिंग पैटर्न्स जो है वो हमें अलग अलग रीजन्स में अलग देखने मिलते हैं। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे कॉटन उग रही है, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे वीट उग रहा है बट वहां पे जो कॉटन है वो नहीं उगाई जा सकती, या फिर वहां पे बैम्बू नहीं उगाया जा सकता, कहीं पे राइस उगाया जा रहा है, ठीक है, वहां पे जो मान लो बाजरा है वो अच्छे से नहीं उगेगा। तो मतलब कि हमें ये देखने मिलता है कि क्रॉप्स अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके की क्रॉप्स उगाई जाती हैं। आपके रीजन में जो खेतों में उगाया जाता है क्या वो दूसरी जगह भी उगाया जाएगा? जो चाय है वो आपको हिली रीजन्स पे, जैसे असम वगैरह आप देखोगे, यहाँ पे साउथ रीजन्स में जो सदर्न रीजन्स हैं केरला कर्नाटका, वहां पे आपको चाय या जो कॉफी है वो देखने मिलेगी। क्या आपको राजस्थान में कॉफी का पेड़ दिखता है? नहीं। तो ऐसा क्यों है? तो हमें ये तो समझ आया कि रीजन्स जो हैं अलग अलग रीजन्स में अलग अलग क्रॉपिंग पैटर्न है, बट ये जो अलग अलग क्रॉपिंग पैटर्न है वो किसी कारण से तो है, कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से इस एरिया में जो फसल उगाई जाती है वो यहाँ पे नहीं उग सकती। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, क्लाइमेट हो सकता है, सॉइल, ठीक है, डिमांड्स इन द मार्केट, हो सकता है किसी पर्टिकुलर प्लेस पे वही चीज उगाई जाएगी ना जो वहां पे लोग डिमांड करेंगे। यहाँ पे भले ही इस पर्टिकुलर प्लेस पे हो सकता है कोई फसल जमीन के हिसाब से, मौसम के हिसाब से बहुत अच्छे से उग सकती है, बट यहाँ पे इसको खरीदने वाला कोई है ही नहीं, तो क्या किसान अपने खेतों में वो फसल उगाएंगे? किसान क्या करेगा, वो फसल उगाने की कोशिश करेगा जो कि यहाँ के लोग खरीदेंगे, ठीक है। तो डिमांड भी मैटर करती है कि मार्केट में डिमांड क्या है। कैपेसिटी ऑफ द फार्मर टू इन्वेस्ट, जो फार्मर है वो कौन सी फसल को उगाने के लिए पैसा लगा सकता है। कुछ फसल ऐसी होती है जो बहुत ही ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव होती है, जिसमें बहुत ज्यादा खर्चा लगता है, बट कुछ ऐसी फसल होती हैं जिनमें कम खर्चे में या कम मेहनत में भी फसल उग जाती है। तो फार्मर कितना इन्वेस्ट कर सकता है, कितना टेक्नोलॉजिकल इनपुट ला सकता है, ये सारी चीजें जो हैं वो मैटर करती हैं। जब हम इस चीज को स्टडी करते हैं कि अच्छा डिफरेंसेस तो हैं बट क्यों हैं, उनके पीछे के जब हम रीजन को देखते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ज्योग्राफी की स्टडी करते हैं, हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं। Thus, the concern of geography is to find out the causal relationship between any two phenomena or between more than one phenomena। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ज्योग्राफी है उसको पढ़ने का मकसद क्या है कि हम किन्हीं भी दो या दो से ज्यादा फिनोमेना को हम उनके बीच का रिलेशन ढूंढ सकें कि अगर कोई चीज हो रही है तो क्यों हो रही है। क्या बारिश और
जो विंड चल रही है, विंड डायरेक्शंस में कोई रिलेशन है क्या? कहीं पे अगर डेजर्ट है, क्या उसका कोई भी रिलेशन है वहां पे चलने वाली हवा से? अगर कहीं पे पहाड़ है तो उसका कोई रिलेशन है वहां के टेक्टोनिक मूवमेंट से? तो ये सारी चीजें हम देखते हैं जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं। अ ज्योग्राफर एक्सप्लेन्स द फिनोमेना इन अ फ्रेम ऑफ कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप। तो जब एक ज्योग्राफर किसी भी फिनोमेना को पढ़ता है तो वो क्या करता है, वो उसको कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप के दायरे में समझाने की कोशिश करता है, एक्सप्लेन करता है कि अगर कोई फिनोमेना हुआ है तो उसका कारण क्या है, अगर कोई चीज है तो उसकी वजह से आगे क्या होगा, क्या उसका अफेक्ट पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो हैं वो ज्योग्राफर एक्सप्लेन करते हैं किसी भी फिनोमेना से रिलेटेड। एज इट डज नॉट हेल्प एनी इंटरप्रिटेशन बट ऑल्सो फोरसीज द फिनोमेना इन फ्यूचर। क्योंकि जब हम किसी भी फिनोमेना को कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप से पढ़ते हैं कि अगर ये है तो ये होगा, अगर ये है तो ये नहीं होगा, जब हम इस तरीके से कॉज एंड इफेक्ट लगाते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, हमें वो फिनोमेना तो समझ आता ही है बट उसके साथ साथ हमें यह भी समझ आता है कि फ्यूचर में क्या सेम चीज हो सकती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने सुनामी पढ़ी, हमें पता चला कि सुनामी कैसे आती है कि मान लो अगर भूकंप वगैरह आया है तो ये देखने मिला है कि सुनामी जो है आने के चांसेस रहते हैं। इसी तरीके से मान लो साइक्लोन है, जब हमने देखा कि साइक्लोन जो है वो क्यों आता है, जब बहुत ज्यादा लो प्रेशर बनता है या जब बहुत ज्यादा किसी एरिया में एयर्स आके कन्वर्ज होती हैं तो वो क्या करती हैं, वो साइक्लोन का रूप ले लेती हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमें ये तो समझ आया कि साइक्लोन क्यों आ रहा है, सुनामी क्यों आ रही है, बट अगर ऐसी कंडीशंस फ्यूचर में हुई तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई सुनामी आने वाली है या साइक्लोन आने वाला है। ठीक है, इस बार मौसम कैसा रहेगा, बारिश कैसी आने वाली है। तो जब हम किसी भी फिनोमेना को पढ़ते हैं, जब उसका कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप समझते हैं तो हमें ये भी हेल्प मिलती है कि फ्यूचर में उसके बारे में हम फोरसी कर पाए, फ्यूचर देख पाए कि क्या फ्यूचर में सेम चीज आएगी या नहीं आएगी। अगर इस बार हमें पता चल रहा है कि बारिश जो है वो, जैसे हमने पिछली क्लासेस में मॉनसून के बारे में पढ़ा हुआ है कि साउथ वेस्ट जो मॉनसून विंड्स होती हैं वो बारिश लाती हैं, बट स्टडीज से अभी क्या पता चल रहा है कि साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स जो है वो बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं या वो बहुत स्लो हैं, बहुत ज्यादा घनी मात्रा में साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इस बार जो बारिश है वो कम होगी। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हमें फ्यूचर में हेल्प करता है, फ्यूचर में अंदाजा लगाने के लिए कि आगे क्या होने वाला है और उसके हिसाब से हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। A geographical phenomena, both the physical and human, are not static but highly dynamic. अब geographical phenomena चाहे physical हो चाहे human हो, मतलब कि जब हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं या फिर हम ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी मतलब जब हम सोसाइटी, कल्चर, ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, ये दोनों ही चीजें जो हैं वो स्टैटिक नहीं है, मतलब रुकी हुई नहीं है, वो डायनामिक है, वो चेंज होती रहती हैं। दे चेंज ओवर टाइम एज अ रिजल्ट ऑफ द इंटरैक्टिव प्रोसेस बिटवीन एवर चेंजिंग अर्थ एंड अनटायरिंग एंड एवर एक्टिव ह्यूमन बींग्स। तो फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो हमेशा चेंज होते रहते हैं, क्योंकि पहली बात तो अर्थ हमेशा चेंज होती रहती है। आज से लाखों साल पहले जो अर्थ थी आज वो नहीं है, एंड आज से लाखों साल बाद जो अर्थ होगी वो बहुत अलग होगी। इसी तरीके से जो ह्यूमंस हैं वो बहुत ही एक्टिव है, एवर एक्टिव एंड अनटायरिंग, मतलब ह्यूमंस कभी थकते ही नहीं है, वो चैन से बैठते ही नहीं है, वो हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते रहते हैं। इन सब की वजह से फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। देखो फिजिकल ज्योग्राफी जो है उसमें कैसे चेंज आया है, खुद तो एक तो अर्थ की एक्टिविटीज की वजह से चेंज आया है। अर्थ पे बहुत सारी नेचुरल एक्टिविटीज चलती हैं, हवा चलती है, ठीक है, टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती हैं, इन सब की वजह से अर्थ पे चेंज आता है। इरोजनल एक्टिविटी, डिपोजिशनल एक्टिविटी, ये सारी चीजें होती हैं। बट इसके साथ साथ ह्यूमन बींग्स जो हैं वो भी अर्थ को अफेक्ट करते हैं, नेचर को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे अभी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, बहुत ज्यादा अर्थ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो क्यों है, वो ह्यूमंस की एक्टिविटीज की वजह से हो रहा है। तो ह्यूमंस जो है वो अर्थ को चेंज कर रहे हैं, अर्थ के फिजिकल फीचर्स को चेंज कर रहे हैं, और ह्यूमंस जो है वो खुद अपनी सोसाइटी, अपने कल्चर को भी चेंज कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटीज वर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन देयर इमीडिएट एनवायरमेंट। जो प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटीज थी, मतलब जो पुराने टाइम पे ह्यूमन सोसाइटीज थी, वो अपने इमीडिएट एनवायरमेंट पे डिपेंडेंट थी, मतलब कि अपने चारों तरफ जो भी उनका एनवायरमेंट था उस पे वो पूरे तरीके से डिपेंडेंट थी, खाने के लिए, रहने के लिए। ठीक है, बट आज आप देखोगे आज चीजें चेंज हो गई हैं। सो ज्योग्राफी दस इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड ह्यूमन इंटरेक्शंस एज एन इंटीग्रेटेड होल। आज चीजें कैसे चेंज हुई हैं, आज हम डायरेक्ट अपने एनवायरमेंट पे डिपेंड नहीं करते हैं। जैसे आज
पहले क्या होता था प्रिमिटिव एनवायरनमेंट में, अगर आप देखोगे तो उनके आसपास जो भी पेड़ पौधे थे उससे वो खाना वाना खा लेते थे, जो भी घास फूस थी, जो ग्रेन मिलते थे उससे वो खाना खा लेते थे, खुद से कुछ नहीं करते थे या कहीं और दूर नहीं जाते थे, इस एनवायरनमेंट में कोई चेंज नहीं करते थे, जैसा मिला तोड़ के खा लिया। बट आज आप देखोगे तो आज हम डायरेक्ट अपने एनवायरनमेंट पे, मतलब अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट पे डिपेंड नहीं करते। इमीडिएट एनवायरनमेंट मतलब हमने हमारे चारों तरफ जो एनवायरनमेंट है उस पर डिपेंड नहीं करते। जैसे आज आप जो खाना खा रहे हो, क्या आप जो गेहूं का आटा खा रहे हो वो आपके बगल वाले खेत पे उगा है? नहीं, मतलब हो सकता है उगा भी हो, बट ज्यादातर नॉर्मली आप देखोगे तो पता नहीं देश के किस कोने में वो गेहूं उग रहा है, किस कोने में उस गेहूं से आटा बन रहा है और तब जाके वो हमारे घर में आ रहा है। तो हम अपने इमीडिएट मतलब तुरंत आसपास वाले एनवायरनमेंट पे आज डिपेंड नहीं करते, बट डिपेंड तो करते हैं हम ज्योग्राफी पे, मतलब एक तरीके से हमारे आसपास का जो नेचर है उस पर डिपेंड कर रहे हैं आज भी। डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली फिर भी हम जो एनवायरनमेंट है उस पर डिपेंड करते हैं। तो चाहे पुराना टाइम हो चाहे आज का हो, हम अपने एनवायरनमेंट पे डिपेंड तो कर रहे हैं। पुराने टाइम पे इमीडिएट एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंस थी, बट आज इमीडिएट एनवायरनमेंट पे नहीं है। इमीडिएट मतलब एकदम आपके आसपास वाला, आज उस पर डिपेंडेंट नहीं है, बट एनवायरनमेंट पे तो हम डिपेंड करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ज्योग्राफी जो है इट इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड ह्यूमन इंटरैक्शंस एज एन इंटीग्रेटेड होल। कि ज्योग्राफी जो है वो क्या है, वो नेचर की स्टडी है एंड ह्यूमन इंटरैक्शन की स्टडी है। कि पहली बात तो नेचर के बारे में स्टडी है कि नेचर में क्या क्या है, किस तरीके से पेड़ पौधे, ये सारी चीजें हैं, किस तरीके का फिजिकल फीचर है, ये सारी चीजें। उसके साथ साथ ह्यूमन इंटरैक्शन क्या है, ह्यूमन आपस में कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, ह्यूमन नेचर के साथ कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो ज्योग्राफी ये सारी चीजें देखती है। ह्यूमन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेचर एंड नेचर हैज द इम्प्रिंट्स ऑफ ह्यूमन। तो ह्यूमन जो है वो इंटीग्रल पार्ट है नेचर का। इंसान जो है वो इस प्रकृति का ही हिस्सा है। जैसे पेड़ पौधे बने, जैसे बाकी जानवर बने, ऐसे ही इंसान भी बने। ठीक है, इसके साथ साथ जो नेचर है उस पे ह्यूमंस का इम्प्रिंट है। मतलब कि जो हमारे आसपास नेचर में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको ह्यूमंस इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ठीक है, आज आपको नदियां गंदी दिख रही हैं तो उस पे ह्यूमंस का इम्प्रिंट है, ह्यूमंस ने वो नदियां गंदी की। आज आपको देखने मिल रहा है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के खेत वगैरह उगाए जा रहे हैं। नेचुरली वहां पे वो पेड़ पौधे नहीं हुआ करते थे, आज नेचुरल पेड़ों को काट के अलग तरीके के पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, नेचर पे ह्यूमंस इम्प्रिंट है। ठीक है, ह्यूमन का इम्प्रिंट है। तो नेचर हैज इन्फ्लुएंस डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो हम ये कह सकते हैं कि नेचर ने ह्यूमन के अलग अलग एस्पेक्ट को, ह्यूमन के लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट को अफेक्ट किया है। हमारी लाइफ जो है उसके अलग अलग हिस्सों पे अलग अलग जो एस्पेक्ट्स हैं उन पे नेचर का असर रहता है। इट्स इम्प्रिंट्स कैन बी नोटिस्ड ऑन फूड्स। नेचर का जो इम्प्रिंट है वो हमें फूड पे देखने मिल सकता है, क्लोथिंग पे देखने मिलता है। खाना खाते हैं वो हम नेचर से लेते हैं। क्लोथिंग जो हम कपड़े पहनते हैं वो भी कैसे होता है, पहले जैसे कॉटन का कपड़ा है तो हम पहले कॉटन उगाएंगे जो कि नेचर से उगेगी, प्रकृति से उगेगी वो। फिर कॉटन को लेके हम उसका धागा बनाएंगे, धागे से फिर हम उसका कपड़ा बनाएंगे, कपड़े से उसको फिर जो शर्ट वगैरह है, पहनने वाले कपड़े हैं, उसको डिजाइन करके सिलेंगे। तो ये सारी चीजें होंगी। मतलब क्लोथिंग के लिए भी हम किस पे डिपेंड करते हैं, नेचर पे। शेल्टर के लिए घर बना रहे हैं, ईंटें लकड़ी जिससे भी आप घर बना रहे हो वो अल्टीमेटली धरती से ही आया है। जैसे आप सीमेंट वगैरह बनाओगे तो सीमेंट को बनाने के लिए जितने भी मिनरल्स चाहिए, जितने भी रिसोर्सेज चाहिए, वो धरती से आ रहे हैं। ईंट कैसे बनी है, धरती से जो मिट्टी निकाली है उस मिट्टी को ईंट की शेप में काट के उसको पकाया गया है, तब जाके ईंट बनी है। तो शेल्टर के लिए हम डिपेंड करते हैं किस पे, हम अर्थ पे डिपेंड करते हैं, नेचर पे डिपेंड करते हैं। ऑक्यूपेशन के लिए आप कोई भी काम कर लो, कहीं ना कहीं वो नेचर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कुछ चीजें डायरेक्टली नेचर से जुड़ी हुई हैं जैसे एग्रीकल्चर वगैरह, बहुत सी चीजें इनडायरेक्टली नेचर से जुड़ी हुई हैं। ह्यूमन बीइंग्स हैव कम टू द टर्म्स विद नेचर थ्रू एडेप्टेशन एंड मॉडिफिकेशन। एंड ह्यूमन बीइंग्स ने क्या किया है, नेचर के साथ उसने एक समझौता कर लिया है एडेप्टेशन एंड मॉडिफिकेशन के थ्रू। ये कुछ चीजें तो हम नेचर के साथ बदल लेंगे अपने आप में, मतलब कुछ चीजों में तो हम अपने आप को बदल लेंगे नेचर के हिसाब से, और कुछ चीजों में हम नेचर को ही बदल डालेंगे, कुछ चीजों में हम नेचर में मॉडिफिकेशंस कर देंगे। ठीक है, as you already know, the present society has passed the stage of primitive societies which were directly dependent on their immediate physical environment for sustenance. तो आज आपको पता है कि आज की जो प्रेजेंट सोसाइटी है अब वो प्रिमिटिव सोसाइटी नहीं है, अब वो प्रिमिटिव की स्टेज से आगे आ गई है। प्रिमिटिव मतलब पुराने टाइम पे जिस तरीके की सोसाइटीज थी, तो उसका नाम ही यह है कि प्रिमिटिव, पहले कैसा था। तो जो चीज पहले थी इसका मतलब आज नहीं है, तभी तो हम कह रहे हैं कि पहले ऐसा था। ठीक है, तो आज की जो सोसाइटी है वो बदल चुकी है, अब वो प्रिमिटिव स्टेज से आगे आ गई है। और प्रिमिटिव स्टेज कैसी थी, वो डायरेक्टली अपने
इमीडिएट फिजिकल एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती थी। ठीक है, इमीडिएट फिजिकल एनवायरनमेंट मैंने अभी आपको बता दिया कि तुरंत आसपास जो हमारा एनवायरनमेंट है, जस्ट आसपास जो हमारा एनवायरनमेंट है, जैसे अगर किसी का घर यहाँ पे है तो उसके आसपास जो भी पेड़ पौधे, जो भी जानवर वगैरह मिलेंगे, सिर्फ उन्हीं पे डिपेंड होना, राइट। तो पहले जो लोग थे, पहले जो सोसाइटी थी, वो अपने इमीडिएट फिजिकल एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती थी जीवन जीने के लिए। बट प्रेजेंट सोसाइटीज हैव मॉडिफाइड देयर नेचुरल एनवायरनमेंट बाय इन्वेंटिंग एंड यूजिंग टेक्नोलॉजीज एंड दस हैव एक्सपेंडेड द होराइजन ऑफ देयर ऑपरेशंस बाय appropriating and utilizing the resources provided by nature। बट आज की जो प्रेजेंट सोसाइटी है, उसने नेचर को चेंज करना शुरू कर दिया है, नेचर में मॉडिफिकेशंस करनी शुरू कर दी हैं। कैसे मॉडिफिकेशंस की हैं? ह्यूमंस ने बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की हैं, जिनकी मदद से वो अब नेचर को मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, नेचर में चेंजेस ला रहे हैं। जैसे कोई पहाड़ है, ठीक है, आज मशीन्स की मदद से इस पहाड़ को काट के क्या किया जाता है, इस पे रोड वगैरह बना दिए जाते हैं। ठीक है, धरती के अंदर अगर कोई मिनरल मिलता है, कोई आयरन ओर वगैरह मिलती है, तो धरती को काट के, धरती को खोद के उसमें से वो मिनरल निकाल लिया जाता है। तो नेचर में चेंज आ रहा है। फॉरेस्ट है, उन सबको काट के लंबी लंबी बिल्डिंग्स जो है वो बना दी। बिल्डिंग्स जो है वो जमीन से उगती तो नहीं है, हमने बनाई है, ठीक है, इंसानों ने बनाई है। बट जब आपने चारों तरफ देखते हो, अपने एनवायरनमेंट को देखते हो, तो आपको अपने एनवायरनमेंट में पेड़ पौधे भी नजर आते हैं और बिल्डिंग्स भी नजर आती हैं। तो पेड़ पौधे तो नेचर का हिस्सा है, बट एनवायरनमेंट में जो हमें ये बिल्डिंग दिख रही है, ये क्या है? ये हमने बनाई है। हमने अपने नेचर को चेंज करके, पेड़ पौधों को काट के उस पर क्या किया है, बिल्डिंग खड़ी की है। तो मतलब क्या है, आज की जो सोसाइटी है वो टेक्नोलॉजी की मदद से चेंजेस कर रही है अपने एनवायरनमेंट में। ठीक है, और इस टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हुआ है, अब वो कई सारी चीजों को अफेक्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। पहले पर्सन पहले अपने सिर्फ आसपास वाली चीजों पे डिपेंड करते थे, जो मिला जैसा मिला उसको लेके यूज कर लिया। बट आज ऐसा नहीं है। पहले के लोग कपड़े क्या पहनते थे? पहले के लोग, आपने देखा होगा, जैसे जब पुराने लोगों की बात करते हैं तो टीवी में भी क्या दिखाते हैं, उनको पत्ते वगैरह पहनते हुए दिखाते हैं। तो पहले के लोग क्या करते थे, बड़े बड़े पत्ते उन्होंने पेड़ से तोड़े और पहन लिए, जो भी उनको आसपास मिला वो उन्होंने लगा लिया, घास फूस। बट आज का पर्सन थोड़ी पत्ता पहनता है। वो क्या करता है, वो तो पहले कॉटन लेगा, कॉटन से धागा बनाएगा, धागे से फिर जाके कपड़ा बनेगा और उसको सिलेगा। वो जूट लेगा, जूट से फिर वो रस्सी वगैरह बनाएगा, गनी बैग बनाएगा, सिल्क बनाएगा। तो आज का जो ह्यूमन है वो टेक्नोलॉजी की मदद से एनवायरनमेंट को बहुत बड़े लेवल पे चेंज कर रहा है, उसमें मॉडिफिकेशन कर रहा है। With the gradual development of technology, human beings were able to loosen the shackles of their physical environment। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है, ये जो टेक्नोलॉजी में बढ़ोतरी हुई है, इसकी वजह से ह्यूमन बींग्स जो हैं अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के शैकल से फ्री हो चुके हैं। शैकल्स मतलब बेड़ियां होते हैं। पहले हम अपने फिजिकल एनवायरनमेंट पे पूरे तरीके से डिपेंड थे कि अगर एनवायरनमेंट से आम मिल रहा है तो हम सिर्फ आम खाएंगे। बट आज ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मेरा मन चाहेगा तो मैं वहां पे संतरे का पेड़ भी लगाऊंगा, या मैं वहां पे गन्ना भी उगाऊंगी, या जो भी मेरा, अगर मेरा मन कर रहा है वहां पे चावल उगाने का, तो चावल भी उगाएंगे। ठीक है, अगर मन कर रहा है कि कोई फैंसी सा कपड़ा पहने तो कॉटन से अच्छा सा कपड़ा बना के पहनेंगे, पत्ते क्यों लपेटेंगे। तो अब जो ह्यूमन है वो फिजिकल एनवायरनमेंट की बेड़ियों से फ्री हो चुका है। अब वो पूरे तरीके से फिजिकल एनवायरनमेंट पे डिपेंड नहीं करता, अब वो उसमें चेंजेस करता है टेक्नोलॉजी की मदद से। टेक्नोलॉजी हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग दी हार्शनेस ऑफ लेबर। और टेक्नोलॉजी की मदद से क्या हुआ है, पहले जो मतलब बहुत ही ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, अब वो नहीं करनी पड़ती। ठीक है, बहुत सारी मशीनरीज की वजह से काम आसान हो चुका है, लेबर इफिशियंसी बढ़ी है, एक लेबर अब और ज्यादा प्रोडक्शन कर पाता है। ठीक है, प्रोवाइडेड लेजर टू ह्यूमन बींग्स टू अटेंड टू द हायर नीड्स ऑफ लाइफ। एंड टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हुआ है, आदमी को या इंसान को अब लेजर टाइम मिलने लगा है, फ्री टाइम मिलने लगा है, जिसको कि अब वो और किसी काम में यूज कर सकता है। जैसे खेती ले लो आप, पहले खेती में क्या होता था कि लोग कुदाल से या जो हल होते हैं उनसे वो खेत पे प्लोइंग किया करते थे। आज बड़े बड़े ट्रैक्टर आ गए हैं, तो ट्रैक्टर जो है बहुत ही जल्दी, बहुत कम टाइम में पूरे खेत को जोत देते हैं। अब इससे क्या हुआ, इससे फार्मर के पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम बच गया, उस एक्स्ट्रा टाइम में वो कुछ अपना अलग से कर सकता है, कोई मनोरंजन करना है उसे अपना, या कुछ और एक्टिविटी में उसको इन्वॉल्व होना है तो वो कर सकता है। तो टेक्नोलॉजी की मदद से क्या हुआ है, पर्सन्स के पास, इंसानों के पास फ्री टाइम मिला है, और जिसको कि वो अपने और हायर नीड्स ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ के एक नए पायदान पे, एक नए लेवल पे वो पहुंच पाते हैं। इट ऑल्सो इंक्रीज द स्केल ऑफ प्रोडक्शन एंड द मोबिलिटी ऑफ लेबर। एंड टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हुआ है, प्रोडक्शन भी बढ़ी है, स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा है। पहले किसी खेत से जितना अनाज उगता था, आज उससे 10, 20, 100 गुना ज्यादा अनाज जो है उगाया जा सकता है। तो स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा है। मोबिलिटी ऑफ लेबर, मोबिलिटी ऑफ लेबर हुआ है, मतलब कि
टेक्नोलॉजी की मदद से लेबर जो है, लोग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं। पहले जो है जब साइकिल्स भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो लोग कितनी दूर जा पाते थे पैदल या जानवरों की मदद से, ज्यादा दूर नहीं जा पाते थे। बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आने लग गई, जैसे जैसे ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आए, साइकिल आई, फिर मोटर जो व्हीकल हैं वो आई, अब हमें एरोप्लेन्स वगैरह देखने मिलते हैं, शिप्स देखने मिलती हैं। इन सब की वजह से क्या हुआ, मोबिलिटी बढ़ी है। मतलब अब इंसान एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से, कम समय में, तेजी से जा सकता है। द इंटरेक्शन बिटवीन फिजिकल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन बीइंग्स हैज बीन वेरी succinctly described by a poet in the following dialogue between human and nature। तो ये जो फिजिकल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन बीइंग्स के बीच का इंटरेक्शन है, उसे एक पोएट ने बहुत ही सक्सिंक्टली क्या होता है, बहुत ही संक्षेप में और बहुत ही क्लैरिटी से समझाया है। तो यहाँ पे ह्यूमन एंड नेचर, नेचर का मतलब गॉड बताया हुआ है, जैसे भगवान से बात कर रहे हैं, क्योंकि भगवान, प्रकृति को ही हम भगवान मानते हैं। तो ह्यूमन एंड नेचर के बीच में डायलॉग है, कुछ बातचीत हो रही है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यू क्रिएटेड द सॉइल। जो इंसान है वो नेचर से या भगवान से क्या कह रहा है कि तुमने सॉइल बनाई। आई क्रिएटेड द कप, मैंने कप बना लिया, मैंने उस मिट्टी का इस्तेमाल करके उसका कप बना लिया। यू क्रिएटेड द नाइट, तुमने रात बनाई, मैंने लैंप बना दिया, उस अंधेरे में उजाला करने के लिए मैंने लैंप बना दिया। ठीक है। यू क्रिएटेड वाइल्डरनेस, तुमने वाइल्डरनेस बनाई, पेड़ पौधे जानवर वगैरह बनाए। हीली टेरेन्स एंड डेजर्ट्स बनाए। मैंने वहां पे क्या किया, मैंने फ्लावर बेड्स एंड गार्डन्स बना दिए, मैंने वहां पे फूलों का बगीचा लगा दिया, गार्डन लगा दिया। ठीक है। ह्यूमन बींग्स हैव क्लेम्ड देयर कंट्रीब्यूशन यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। एंड ह्यूमन बींग्स ने क्या कहा है कि धरती पे जो चीजें नेचुरल हैं या जो चीजें आज प्रेजेंट हैं, उनमें नेचर के साथ साथ ह्यूमंस का भी कंट्रीब्यूशन है। ह्यूमन जो है वो अपने कंट्रीब्यूशन क्लेम कर रहा है कि भाई जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना, मैंने इनको यूज करके काफी ज्यादा चेंजेस लाए हैं धरती पे। ठीक है। With the help of technology, human beings move from the stage of necessity to a stage of freedom। टेक्नोलॉजी की मदद से क्या हुआ है, ह्यूमन बींग्स जो हैं वो नेसेसिटी से स्टेज ऑफ फ्रीडम की तरफ पहुंच गए हैं। मतलब कि पहले क्या होता था, पहले सिर्फ नेसेसिटी की बात होती थी, सस्टेनेंस की बात होती थी कि जितनी जरूरत है उतनी ही चीजें की जाए, या पहले लोग सिर्फ और सिर्फ जरूरत पे ध्यान देते थे कि जरूरत क्या है, खाना पीना रहना, जो घर है वो मिल जाए, छत मिल जाए। ठीक है, पानी मिल जाए, खाना मिल जाए, रहने के लिए छत मिल जाए, पहनने के लिए कपड़े। तो ये आजकल का हुआ है, पहले तो कपड़े वपड़े भी एकदम प्रिमिटिव सोसाइटी में जब इंसान थोड़े थोड़े डेवलप होने शुरू हुए थे, तब तो कपड़ों का भी इतना नहीं था। तो मतलब सिर्फ नेसेसिटी पे पहले ध्यान दिया जाता था। बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी तो इंसान नेसेसिटी से दूर आकर फ्रीडम की तरफ आ गया कि अब उसको खाने पीने रहने की ज्यादा टेंशन नहीं है। उसको पता है कि उसको खाना मिल जाएगा, उसको रहने के लिए घर मिल जाएगा, उसको जो सर छुपाने के लिए जो छत है वो मिल जाएगी, पीने के लिए पानी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। अब वो दूसरी चीजों की तरफ भाग रहा है, अब वो मनोरंजन की तरफ भाग रहा है, अब वो क्रिएटिविटी की तरफ भाग रहा है। ठीक है। They have put their imprints everywhere and created new possibilities in collaboration with nature। इंसानों ने हर जगह अपनी छाप छोड़ी हुई है। एनवायरमेंट पे हर जगह आपको इंसान के द्वारा की गई छेड़खानी दिखेगी। एंड इंसान क्या कर रहे हैं, वो नेचर के साथ कोलैबोरेट करके, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके नई पॉसिबिलिटीज ढूंढ रहे हैं। जैसे पहले जो इंसान थे, जब तक एरोप्लेन्स नहीं बने थे, तब तक बस इंसान वंडर करता था, सोचता था कि कैसे ये जो जो पक्षी हैं, जो बर्ड्स हैं, वो कैसे उड़ते हैं। बट जब टेक्नोलॉजी आई, और टेक्नोलॉजी जो है उसमें जो भी जैसे एरोप्लेन्स वगैरह बनाए, तो वो भी तो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके ही बनाए है ना। जैसे एरोप्लेन एल्यूमिनियम से उसकी बॉडी बनती है, तो एल्यूमिनियम कहाँ से आया, वो जमीन से आया, जमीन से बॉक्साइट निकाला गया, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बना, एल्यूमिनियम से फिर वो एरोप्लेन बना। इसी तरीके से जितने भी रिसोर्सेज लगे वो सब धरती से ही निकल के आए हैं। ठीक है, कुछ डायरेक्टली कुछ इनडायरेक्टली। तो इंसानों ने क्या किया है, नेचर के साथ कोलैब करके, नेचर के जो रिसोर्सेज उनको यूज करके नई पॉसिबिलिटीज की तरफ वो गए हैं। पहले वो इंसान उड़ नहीं पाता था, आज इंसान जो है वो एरोप्लेन्स की मदद से उड़ रहा है। आज वो समुद्र पे पूरे के पूरे शहर जो है वो तैर रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी शिप्स हैं वो होती हैं, क्रूज शिप होती हैं, जो कि मतलब पूरा पूरा शहर उन पे समाया होता है। तो आज इंसान क्या कर रहा है, वो नई पॉसिबिलिटीज को ढूंढ रहा है नेचर की मदद से। Thus we now find humanized nature and naturalized human beings and geography studies this interactive relationship। तो अब हमें क्या दिखता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फ्रेज है यहाँ पे, कि जो आज के डेट में हम देखते हैं, हमें क्या दिखता है कि ह्यूमनाइज्ड नेचर है। ह्यूमनाइज्ड नेचर मतलब नेचर जो है वो ह्यूमन के हिसाब से बदल चुका है। ह्यूमन ने नेचर को बदला है। नेचर के ऊपर आपको ह्यूमन के इम्प्रिंट्स देखने मिलेंगे। ठीक है। एंड नेचुरलाइज्ड ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन के ऊपर नेचर का भी असर है। मतलब कि नेचर ने भी ह्यूमन को अफेक्ट किया है। दोनों तरफ से चीजें हो रही हैं।
ह्यूमन ने यहाँ पे नेचर को अफेक्ट किया, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, ह्यूमनाइज्ड नेचर। जब ह्यूमन नेचर को अफेक्ट कर रहा है तो हम कह रहे हैं ह्यूमनाइज्ड नेचर। एंड जब नेचर ह्यूमन को अफेक्ट कर रहा है तो हम क्या कह रहे हैं, नेचुरलाइज्ड ह्यूमन, कि ह्यूमन के ऊपर नेचर का अफेक्ट है। ठीक है, तो दोनों ही तरफ से ये चीजें हमें देखने मिल रही हैं। तो ये जो इंटरैक्टिव रिलेशनशिप है ह्यूमन एंड नेचर के बीच में, जो रिलेशनशिप है, इसी को ज्योग्राफी पढ़ता है। द स्पेस गॉट ऑर्गेनाइज्ड विद द हेल्प ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क। आज जो धरती का जो अलग अलग एरियाज हैं वो जुड़ गए हैं। कैसे जुड़ गए हैं, आज बहुत आसानी से पर्सन ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इन सारी जगहों से दूसरी जगह जा सकता है। ट्रांसपोर्टेशन की मदद से इजीली पर्सन धरती के एक कोने से दूसरे कोने पे जा सकता है। कम्युनिकेशन की मदद से धरती के वो किसी भी कोने पे बैठा हो, इससे वो दूसरे जगह पे बात कर सकता है, लिंक कर सकता है। ठीक है, नोड्स, सेटलमेंट्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ हायरार्कीज जो है वो यहाँ पे हुआ है। अलग अलग तरीके से लोग रह रहे हैं, अलग अलग सिस्टम्स में रह रहे हैं, अलग अलग सोसाइटीज में रह रहे हैं। सो इंटीग्रेटेड द स्पेस एंड ग्रेजुअली इट गॉट ऑर्गेनाइज्ड। तो क्या हुआ है, जो धरती के रिसोर्सेज हैं उनको यूज करके, टेक्नोलॉजी को यूज करके लोग क्या कर रहे हैं, वो कनेक्ट हो रहे हैं धीरे धीरे करके। जैसे ट्रांसपोर्टेशन आया, कम्युनिकेशन आया, इन सब की मदद से जो लोग हैं वो जुड़ रहे हैं और एक साथ ऑर्गेनाइज्ड हो रहे हैं। एज अ सोशल साइंस डिसिप्लिन ज्योग्राफी स्टडीज द स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेशल इंटीग्रेशन। तो एक सोशल साइंस का डिसिप्लिन होने के नाते जो ज्योग्राफी है वो क्या पढ़ता है कि स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मतलब कि एरिया वाइज या स्पेस वाइज जो चीजें हैं वो कैसे बटी हुई हैं, कैसे फैली हुई हैं। एंड इंटीग्रेशन, स्पेशल इंटीग्रेशन, आपस में चीजें जुड़ी कैसे हुई हैं, उनमें कॉमन क्या है। ठीक है, ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन इज कंसर्न्ड विद 3 सेट्स ऑफ क्वेश्चंस। तो जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें मेन हम 3 सवाल जो हैं उनके आंसर ढूंढते हैं। सम क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पैटर्न्स ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल फीचर्स एज फाउंड ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। कुछ जो क्वेश्चंस है वो किससे रिलेटेड है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैटर्न्स ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल फीचर्स। मतलब हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं कहाँ पे। जैसे नेचुरल फीचर है कि भाई कहीं पे आपको आयरन ओर दिख रहा है, दूसरी जगह आपने देखा तो वहां पे बॉक्साइट मिल रहा है, तीसरी जगह आपने देखा तो कि पानी है वहां पे। ठीक है, कोई नदी है। इसी के साथ आप कल्चर फीचर्स देखते हो, कहीं पे लोग जो है अलग तरीके से रह रहे हैं, कहीं पे अलग तरीके से रह रहे हैं। ठीक है, कहीं पे रूरल एरिया है, कहीं पे अर्बन एरिया है, उनकी अलग अलग सेटिंग्स हैं, अलग अलग रहने के तौर तरीके हैं। ये सारी चीजें आपने देखी। तो पहले तो आप ये देखते हो कि क्या क्या है, क्या क्या चीजें हमें देखने मिल रही हैं। सो दीज आर द क्वेश्चंस अबाउट व्हाट के बारे में, कि भाई पैटर्न क्या है, कहाँ पे हमें क्या मिल रहा है। ठीक है, तो जो सवाल है किसके बारे में, पहला सवाल है क्या के बारे में, कि क्या क्या चीज है धरती के ऊपर। सम क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन या कल्चरल फीचर्स ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। these are the questions about the where। अब कुछ क्वेश्चन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, कि जैसे हमने ये तो पता कर लिया कि चलो धरती पे आयरन ओर नाम का कोई मिनरल है, कि धरती पे आयरन ओर कुछ होता है। अब क्या तो हमें पता चल गया कि आयरन ओर होता है, बट ये सिर्फ एक ही जगह पे पाया जाता है कि ये और जगह पे भी मिलता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो किस सवाल की बात करते हैं हम, कहां कहां। पहले हमने देखा कि क्या क्या चीजें हैं, फिर अब हम ये देखेंगे कि ये जो क्या क्या है ये कहां कहां मिलता है। क्या ये किसी एक ही जगह पे मिलता है या बाकी जगहों पे भी फैला हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। टेकन टुगेदर बोथ दीज क्वेश्चंस टेक केयर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशनल एंड लोकेशनल एस्पेक्ट ऑफ द नेचुरल एंड कल्चरल फीचर्स। तो जब हम क्या और कहाँ की बात करते हैं तो ये हमें क्या हेल्प करते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशनल एंड लोकेशनल एस्पेक्ट को समझने में मदद करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं और कहाँ कहाँ वो किन किन लोकेशंस पे फैली हुई हैं। These questions provided inventorized information of what features and where located। तो ये जो सवाल हैं, क्या और कहाँ जो सवाल हैं, जब हम इनके आंसर ढूंढते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें बस ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि क्या क्या फीचर है, कहाँ कहाँ लोकेटेड है। इट वॉज अ वेरी पॉपुलर अप्रोच ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। और इस तरीके से ज्योग्राफी पढ़ना कॉलोनियल टाइम पे बहुत ज्यादा पॉपुलर था। मतलब जब ब्रिटिशर्स वगैरह थे उस टाइम पे, मतलब हमारे देश में जब ब्रिटिशर्स वगैरह थे, कॉलोनियल टाइम जब चल रहा था, उस टाइम पे ज्यादातर जो ज्योग्राफी है उसको किस तरीके से देखा जाता था कि क्या है और कहां कहां है। These two questions did not make geography a scientific discipline till the third question was added। बट जब तक हम सिर्फ इन दो क्वेश्चंस पे ध्यान दे रहे थे, जब हम क्या और कहां पे ध्यान दे रहे थे, तब तक ज्योग्राफी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन नहीं बना था। ज्योग्राफी साइंटिफिक डिसिप्लिन तब बना जब उसमें ये तीसरा क्वेश्चन ऐड हुआ।
The third question is related to the explanation or the causal relationships between the features and the processes and phenomena. तो तीसरा क्वेश्चन है why के बारे में, कि जो भी फीचर है एंड जो भी मतलब कोई फिनोमेना हो रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है, रीजन क्या है, किन प्रोसेसेस की वजह से कोई चीज हो रही है. अगर कहीं पे पहाड़ है तो क्या जब से धरती बनी थी तब से ही ये पहाड़ है, या फिर कुछ ऐसे प्रोसेसेस हुए, कुछ ऐसे चीजें हुई, कुछ ऐसे बदलाव हुए जिनकी वजह से ये पहाड़ बने. ठीक है. अगर किसी पर्टिकुलर प्लेस पे हवा चल रही है, बहुत तेज हवा चल रही है, तो वो क्यों चल रही है, उस हवा से क्या हो सकता है. अगर किसी जगह पे देखा जाता है कि वहां पे सिर्फ डेजर्ट है, तो क्या ऐसा रीजन है जिसकी वजह से वहां डेजर्ट है, क्यों दूसरे इलाकों पे डेजर्ट नहीं है. क्यों हमें जैसे ब्राजील वगैरह में हम देखते हैं जो अमेज़न फॉरेस्ट है वो इतने हरे भरे हैं, मतलब बहुत घने जंगल है, बट वहीं जब हम सहारा डेजर्ट को देखते हैं तो वहां पे मतलब सिर्फ और सिर्फ मरुस्थल है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ डेजर्ट है, बहुत ही कम पेड़ पौधे हैं. तो ऐसा क्यों है, उसके पीछे रीजन क्या है. तो पहले जब हमने सिर्फ दो क्वेश्चंस पे बात की थी, क्या और कहां, उससे बस हमें बेसिक नॉलेज मिली थी कि अच्छा ये चीजें हैं. बट ज्योग्राफी तब तक साइंटिफिक डिसिप्लिन नहीं कहलाया. जब हमने क्या और कहां के साथ क्यों को जोड़ दिया कि ठीक है ये है और यहाँ है, बट क्यों है, जब हमने क्यों को जोड़ दिया तो ज्योग्राफी साइंटिफिक डिसिप्लिन बन गया, क्योंकि अब हम रीजन ढूंढ रहे हैं. अब किसी भी चीज पे हम आंख बंद करके एक्सेप्ट नहीं कर ले रहे कि अच्छा यहाँ पे तो डेजर्ट है तो ठीक है, नहीं, अब हम रीजन ढूंढ रहे हैं कि क्यों है, और क्या अगर एटमॉस्फेयर में कुछ चेंजेस आए तो कल दूसरी जगह पे भी डेजर्ट बन सकता है. अब हमें ये समझ आ रहा है. तो अब जब हमें रीजन समझ आ गया, जब हमें कॉजल रिलेशनशिप समझ आ गई कि अगर किसी जगह पे लो प्रेशर बनेगा, जब किसी जगह पे जैसे वार्म करंट होगा तो वहां पे बारिश आएगी, बट अगर किसी जगह पे हाई प्रेशर है, मतलब वहां पे बादल नहीं बन रहे हैं, वहां पे टेम्परेचर जो है वो बहुत ही ज्यादा कम है, या वहां पे पूरी जो हवाएं हैं वो नीचे आके बैठ रही हैं, वहां पे साइड में कोल्ड करंट चल रहा है, इन सब चीजों की वजह से क्या होगा, वहां पे क्या आएगा, वहां पे बारिश नहीं होगी और वो एरिया डेजर्ट में बन सकता है. इन सारी चीजों को भी हम डिटेल में आगे जैसे जैसे चैप्टर्स पढ़ेंगे वो हम सारी चीजें समझेंगे कि क्या बात कर रहे हैं, क्या हाई प्रेशर लो प्रेशर. बट अभी के लिए बस एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ कि जब हम रीजन समझने लगते हैं तो हमें आगे के लिए मेजर्स को भी हम ढूंढने लगते हैं कि अब अगर हमें पता चल रहा है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो कुछ ऐसे इलाके होंगे जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होगी, जहां पे बहुत ज्यादा बारिश होगी. एट द सेम टाइम कुछ ऐसी जगह भी आएंगी जहां पे सर्दी जरूरत से ज्यादा होगी, वहां पे बारिश नहीं आएगी और वहां पे क्या होगा, डेजर्ट बन जाएंगे. जो चीजें डेजर्ट थी वहां पे अब हद से ज्यादा बारिश होगी, वहां पे क्या होगा, वहां पे चीजें एकदम उलट हो जाएंगी. तो अभी तभी तो जब हमने ये सारी चीजें समझी हैं, जब हमने कॉजल रिलेशनशिप समझा है, तभी तो हम जाके कह रहे हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बहुत ज्यादा हो रही है, अर्थ का टेम्परेचर इतना नहीं बढ़ना चाहिए. अगर अर्थ का टेम्परेचर 2 डिग्री से ज्यादा हो गया, मतलब कि प्री इंडस्ट्रियल एरा पे जो टेम्परेचर था, अगर उससे 2 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर आज की डेट में अगर बढ़ गया अर्थ का, तो बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाएंगे. ग्लेशियर्स पिघलने लगेंगे, बहुत सारे जो आइलैंड नेशंस है वो सब डूब जाएंगे. ठीक है, मेराइन, बहुत सारे मेराइन जो स्पीशीज हैं वो मर जाएंगे. तो बहुत बड़े लेवल पे चेंजेस आएगा. तो ये हमें क्यों समझ आया, कैसे अब हम प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, और क्यों हम बोल रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है, क्योंकि हमें रीजन पता है, हमें कॉजल रिलेशनशिप पता है कि अगर ये होगा तो इसका रिजल्ट ये होगा. ठीक है, कि अगर जो ग्लेशियर्स हैं वो बहुत तेजी से पिघल रहे हैं तो इसके पीछे कॉज क्या है, बढ़ता हुआ टेम्परेचर है. तो अब हमें ये सारी चीजें समझ आ रही हैं. ठीक है, सो ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन इज रिलेटेड टू स्पेस एंड टेक नोट्स ऑफ स्पेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एट्रीब्यूट्स. तो ज्योग्राफी जो है एक ऐसा डिसिप्लिन है जो कि स्पेस के बारे में बताता है एंड स्पेस के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एट्रीब्यूट्स के बारे में बताता है कि वो जगह पे पहली बात तो क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ पे हैं, वो चीजें उनके फीचर्स क्या हैं एंड क्यों है वो, ये सारी चीजें हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं. इट स्टडीज द पैटर्न्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. ज्योग्राफी जो है डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ता है, लोकेशन पढ़ता है. डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि जैसे एक जगह पे क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, इसको आप डिस्ट्रीब्यूशन समझ सकते हो. ठीक है, कि जैसे एक जगह पे आपको, जैसे इंडिया है, इंडिया को अगर हम एक एरिया लेके चलें तो यहाँ पे आपको आयरन भी मिलता है, यहाँ पे आपको बॉक्साइट भी मिलेगा, यहाँ पे आपको कोल भी मिलेगा, कुछ कुछ जगह पे आपको क्रूड ऑयल के जो रिजर्व्स हैं वो भी आपको देखने मिलेंगे, पेट्रोलियम के रिजर्व भी देखने मिलेंगे, कहीं पे आपको क्या कहते हैं, पहाड़ भी देखने मिलेंगे, कहीं पे आपको प्लेट्यूज भी देखने मिलेंगे. तो अभी हमें क्या क्या समझ आ रहा है. बट फिर हम कहेंगे कि क्या जो आयरन ओर है वो इंडिया में ही मिलता है, नहीं, फिर हम पूरी दुनिया में देखेंगे कि आयरन ओर तो अमेरिका में भी मिल रहा है, आयरन ओर अफ्रीका में भी मिल रहा है, अलग अलग जगह पे मिल रहा है. तो जो ज्योग्राफी है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या क्या चीजें मिल रही है, कहाँ कहाँ मिल रही हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिनोमेना ओवर स्पेस,
एंड इंटरप्रेट्स देम प्रोवाइडिंग एक्सप्लेनेशन फॉर दीज पैटर्न्स। और उसके बाद ये देखते हैं कि भाई कौन कौन से फिनोमेना कहाँ कहाँ हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। इट टेक्स नोट्स ऑफ द एसोसिएशन एंड इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फिनोमेना ओवर स्पेस एंड इंटरप्रेट्स देम प्रोवाइडिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज पैटर्न्स। तो ज्योग्राफी में क्या होता है कि अलग अलग फिनोमेना जो हैं उनका रिलेशनशिप ढूंढा जाता है कि किसी पर्टिकुलर जगह पे जो भी फिनोमेना हो रहे हैं उनके बीच में क्या रिलेशंस हैं, क्यों वो है। ठीक है, क्या देखते हैं, क्या क्या फिनोमेना है, और फिर देखते हैं उनके पीछे एक्सप्लेनेशन क्या है, रीजन क्या है, क्यों हो रहे हैं। इट ऑल्सो टेक्स नोट्स ऑफ एसोसिएशन एंड इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फिनोमेना रिजल्टिंग फ्रॉम डायनामिक इंटरैक्शन बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। तो पहले तो ज्योग्राफी ये देखता है कि आपस में धरती के ऊपर जो फिनोमेना है उनका क्या रिलेशन है। दूसरा, ज्योग्राफी में हम ये भी पढ़ते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स एंड उनके फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच में क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे इंटरेक्ट हो रहा है। तो हम एनवायरनमेंट या नेचर का आपस में रिलेशन देखते हैं, नेचर का आपस में इंटरेक्शन देखते हैं, एंड हम नेचर प्लस ह्यूमन बीइंग्स का इंटरेक्शन भी ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, समझते हैं। ठीक है, सो इस पूरे सेक्शन में हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने सवाल उठाया था कि हमें ज्योग्राफी क्यों पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो उसका आंसर ये था कि हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हैं, हम एनवायरनमेंट से घिरे हुए हैं, हम धरती पे रह रहे हैं, एंड हम बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हैं अपने चारों तरफ की एनवायरनमेंट से, हम धरती से बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हैं। तो उसके बारे में जाहिर सी बात है हमें पढ़ना पड़ेगा कि अगर हम हमारे ऊपर कोई चीज असर डाल रही है तो हमें समझना पड़ेगा कि वो असर क्यों डाल रही है, क्या ऐसा हो रहा है। ठीक है, और फिर सेकंड क्वेश्चन में हमने देखा था कि ज्योग्राफी है क्या। तो जो भी हमारे आसपास है, हमने कहा कि वो हमारे ऊपर असर डालता है। तो ये जो रिलेशनशिप है हमारा और हमारे एनवायरनमेंट के बीच का जो रिलेशनशिप है, इसको जब हम पढ़ते हैं, आपस में एनवायरनमेंट में जो रिलेशनशिप्स हैं, आपस में एनवायरनमेंट में जितने भी फिनोमेना हो रहे हैं, जब हम उसको पढ़ते हैं, धरती के ऊपर जो भी कुछ है, ह्यूमन प्लस एनवायरनमेंट, इनमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं टाइम एंड स्पेस में, पहले क्या था, आज क्या है, एक जगह पे क्या है, दूसरे जगह पे क्या है। तो स्पेस मतलब कि जब एक जगह सेम टाइम पे जब हम दो अलग अलग जगहों की बात करते हैं, टाइम मतलब कि जब हम सेम जगह पे बट अलग अलग टाइम की बात करते हैं। तो टाइम एंड स्पेस पे जब हम चेंजेस देख रहे हैं कि धरती पे ये चेंजेस आ रहा है, एंड ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट ये इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में, एनवायरनमेंट में ये फिनोमेना हो रहा है। तो जब हम इस चीज को स्टडी करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ज्योग्राफी कहते हैं। हमने मेन ज्योग्राफी में 3 सवाल देखे कि ज्योग्राफी में हम क्या क्या पढ़ते हैं, 3 क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट, वेयर एंड व्हाई। व्हाट में हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, वेयर में देखते हैं कहाँ कहाँ चीजें हैं, एंड जो व्हाई है उसमें हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो भी चीजें हैं वो क्यों है, उनके पीछे रीजन क्या है। अगर कोई चीज इस पर्टिकुलर प्लेस पे पाई जाती है और यहाँ नहीं पाई जाती तो इसका रीजन क्या है। ठीक है, तो जब हम क्यों पढ़ते हैं तो इससे ज्योग्राफी जो है वो एक साइंटिफिक डिसिप्लिन बन जाता है कि अब हम चीजों के पीछे रीजन जो है वो देख रहे हैं। तो बेसिकली ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट में अलग अलग जो फिनोमेना है उनको समझना है, उनके बीच में रिलेशनशिप को समझना है, एंड ह्यूमन प्लस एनवायरनमेंट के बीच का जो इंटरेक्शन है उसको समझना है। इसी पूरी स्टडी को हम ज्योग्राफी कहते हैं।